कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप सब ठीक होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक, रोज़ की तरह हशाश बशाश। और हर इंसान की ज़िंदगी में जो एक दिन आता है वो हर इंसान की ज़िंदगी में मुख्तलिफ होता है। मेरे लिए मुख्तलिफ होता है, आपके लिए मुख्तलिफ होगा, किसी और के लिए चेंज होगा। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उन सब की ज़िंदगी में हर दिन या तो बहुत ज़्यादा खुशी की अहमियत रखता है, या आम सा गुजर जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे होता है। ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफ़ें आती हैं, बहुत सारे दुख आते हैं, और इंसान का यही इम्तिहान है कि वो इन तकलीफ़ों से, इन दुखों से बहुत ही आराम से आहिस्ता आहिस्ता करके, रोते धोते सब्र करते गुज़र जाए, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए गुज़र जाए। लेकिन कुछ तकलीफ़ें और कुछ गम ऐसे होते हैं जो कि कम होने वाले नहीं होते, जो कि इंसान की ज़ात के साथ चिमट जाते हैं। वो दर्द ऐसा होता है कि जो दर्द वक्त जैसे जैसे गुज़रता रहता है कम होने के बजाय बढ़ता रहता है। और वो दर्द, हर दर्द में जब भी आपको कोई तकलीफ़ मिलती है छोटी बड़ी, वो दर्द ज़रूर साथ में याद आता है, और वो होता है दर्द अपनों का। ज़िंदगी में वैसे तो कई रिश्ते होते हैं जिनमें माँ बाप, बहन भाई और बहुत सारे रिश्ते, दोस्तों के रिश्ते, कुछ ऐसे रिश्ते जिनके साथ हम काम करते हैं। लेकिन इन तमाम रिश्तों में हर रिश्ते के दूर जाने से या खो जाने से तकलीफ़ तो होती है इंसान को, लेकिन इन तमाम रिश्तों में जो सबसे ज़्यादा करीबी रिश्ता होता है वो होता है माँ बाप का। और अगर माँ बाप में भी और ज़्यादा करीबी रिश्ता देखा जाए तो वो होता है माँ का रिश्ता। और माँ एक ऐसी हस्ती है कि जिसकी मिसाल खुदा ने कुरान शरीफ में दी है कि वो हमें 70 माओं से ज़्यादा चाहता है। यानी जिसकी मिसाल अल्लाह देता है, वो हस्ती, वो रिश्ता कैसा रिश्ता होगा। माँ की तकलीफ़ को देखकर हज का रुकन सफ़ा मरवा बना दिया गया। यानी कि माँ की तकलीफ़ पे अल्लाह ताला ने हज जैसे जो फरीज़ा है हमारा, उसका एक रुकन बना दिया। इसके अलावा अगर माँ की कितनी ही तारीफ़ें की जाएं, कितनी ही, हर इंसान अपनी माँ की अलग तरह से तारीफ़ कर ही नहीं सकता। जिस लड़की से, जिस लड़के से, जिस मर्द से, बूढ़े से, बच्चे से आप पूछेंगे, वो एक ही जैसी तारीफ़ करेगा अपनी माँ की कि मेरी माँ जो है वो तो, वैसी माँ तो कोई दुनिया में है ही, क्योंकि तमाम माएँ एक जैसी होती हैं, तमाम माएँ प्यार करने वाली होती हैं, तमाम माएँ अपने बच्चों के लिए दिन रात दुआएं करने वाली माएँ होती हैं। तमाम माएँ इतना बड़ा दिल रखती हैं कि उसके अंदर उनके बच्चों की गुस्ताखियाँ, उसके बच्चों की बदतमीज़ियाँ, उसके बच्चों के गुनाह, तब तमाम चीज़ें छुप जाती हैं। वो छुपा लेती है अपने बच्चे की हर खामी को, हर बुराई को, हर उस चीज़ को जो कि उसको भी तकलीफ़ देती है। लेकिन कहते हैं कि माँ जो है वो जब दुनिया से चली जाती है तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारे सर से साया एक चला गया, हमारे सर से दुआओं का साया चला गया। माँ जब साथ होती है तो हमें इतना एहसास नहीं होता, हम घूमते रहते हैं इधर उधर, लेकिन जब माँ चली जाती है तब एहसास होता है कि हमने तो माँ के साथ वक्त ही नहीं गुजारा, हमें तो ये करना था, हमें तो ये करना चाहिए था, ये करना चाहिए था। फिर होता है एक असल से सूद प्यारा, यानी माँ की माँ या बाप की माँ, वो अपने नवासे नवासियों, पोते पोतियों से कितना प्यार करती है। क्योंकि बोला जाता है, ये तो एक मुहावरा है कि असल से सूद प्यारा होता है, लेकिन देखा भी यही गया है कि अपनी औलाद से तो माँ प्यार करती ही करती है, लेकिन अपनी औलाद की औलाद से जितना प्यार वो करती है उसकी मिसाल ही नहीं मिलती। उसकी वजह शायद ये भी हो सकती है कि जब बच्चा पैदा होता है और जब माँ बाप बूढ़े होते हैं तो उन दोनों की तबीयतें जो हैं वो एक सी होती जाती हैं। जो बच्चे की आदतें होती हैं वही बूढ़ों की आदतें होती हैं। यानी इंसान जितना उम्र उसकी बढ़ती जाती है उसकी आदतें वही बच्चों वाली होती जाती हैं। ज़िदें करना, बात नहीं मानना, खाना नहीं खाना, दवा नहीं पीना, और बस हर वक्त ये ख्याल रखना कि बस कोई मेरे साथ हो। फ़र्क सिर्फ इतना है कि बच्चा बोल देता है और जो बूढ़े माँ बाप हैं वो बोल नहीं पाते, क्योंकि उनको पता होता है, उनको एहसास होता है कि हमारी औलाद मसरूफ़ है, उसके पास टाइम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मेरी माँ अभी तक ज़िंदा है।
और अल्लाह ताला मेरी माँ को सेहत अता फ़रमाए, मेरी माँ को बहुत खुशियाँ अता फ़रमाए। मेरी माँ बहुत प्यार करने वाली माँ है, बहुत समझाने वाली, दरगुजर करने वाली, प्यार करने वाली। और मेरी अम्मी ने इतना ज़्यादा कभी हम पे गुस्सा नहीं किया, और कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि हमारी कभी लड़ाई ना हुई हो, ऐसा भी नहीं हुआ। लड़ाइयाँ भी होती हैं, सब होता है, लेकिन माँ एक सुकून है ना कि हमें कोई भी तकलीफ़ होती है तो माँ की आवाज़ निकलती है। और जब मेरे बच्चे जो है दोनों वो अमेरिका में पैदा हुए, तो जब मैं वहाँ पे थी तो मुझे बड़ी शिद्दत से एहसास हुआ, क्योंकि जब तक आप माँ नहीं बनते आपको माँ का होने का और माँ की अहमियत का एहसास नहीं होता। तो मैंने बड़ा मिस किया अपनी माँ को वहाँ पर, और हर लम्हा दिल चाहता था कि इस वक्त मेरी माँ होती, इस वक्त मेरी माँ होती, इस वक्त मेरी माँ होती, तो मुझे ये खिला रही होती, ये पिला रही होती, ये कर रही होती, वो कर रही होती। दुनिया चाहे और लोग कितना ही कुछ कर लें, लेकिन जो माँ की बात होती है, जो माँ का खुलूस होता है, जो माँ के होने से सुकून मिलता है, वो किसी और के होने से नहीं मिलता। चाहे लोग अपनी जान भी आपके सामने रख दें, लेकिन एक माँ पे जो एतबार होता है, ट्रस्ट होता है, भरोसा होता है, मान होता है, और पता नहीं दिल ये होता है कि अगर माँ ये दवा देगी तो हमें आराम आ जाएगा, क्योंकि माँ दवा के साथ साथ दुआ भी देती है। जब माँ दवा देती है तो उसके साथ उसकी दिल की दुआ भी निकलती है कि मेरे बच्चे की तकलीफ़ दूर हो जाए। यहाँ तक कि माएँ तो ये भी दुआ करती हैं कि तकलीफ़ अल्लाह ताला हमें दे दे, हमारा बच्चा ठीक हो जाए। तो माँ जो है एक ऐसी हस्ती है जो कि जब ज़िंदगी में होती है तो तमाम रहमत अल्लाह की बरकतें हम पर साया फिगर नज़र आती हैं, लेकिन अगर माँ इस दुनिया से चली जाती है तो ऐसा लगता है कि जैसे दुआओं का साया सर से उड़ गया हो। आज का हमारा शो उन तमाम लोगों के साथ हम शो करेंगे जिनके सर से उनकी माँ का साया उठ गया है और जिनकी ज़िंदगी में उनकी माँ नहीं रही। अब अगर बात करते हैं कि माँ जब चली जाती है तो इंसान कैसा महसूस करता है और वो क्या सोचता है। सबसे पहले तो वो ये सोचता है कि काश हमने थोड़ा सा और टाइम दे दिया होता माँ को। सबसे पहला पछतावा जो होता है वो यही होता है, और ये ऐसा पछतावा है कि आप अपने आप को जो है वो बस कोसते ही रहते हैं ज़िंदगी भर कि हमने क्यों नहीं किया, जब वक्त हमने क्यों नहीं किया। तो वो तमाम लोग जिस वक्त शो देख रहे हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि अगर उनकी माँ ज़िंदा है तो खुदा के लिए अपनी माँ, और उनके पास है, हम तो शादियाँ होके चली जाती हैं, दूसरों के घर में रह रही होती हैं, और उसके बाद फिर वो घर ही अपना बना लेते हैं। यानी वो शुरू में तो हमें घर लगता है कि पराया घर है, लेकिन उसके बाद लगता है कि यही हमारा घर है, और फिर वो घर हमारा इतना अपना हो जाता है कि फिर हम अपने घर को, हमें अपना वो घर जिसमें हमारे माँ बाप रहते हैं वो हमें पराया लगने लगता है। तो उसके बाद फिर हमें टाइम ही नहीं मिलता कि हम अपने घर जाएं, माँ बाप से मिलें, बहुत कम टाइम मिलता है, अपने बच्चों में सब लगे रहते हैं। मेरे साथ भी यही होता है, लेकिन फिर भी हमें चाहिए कि हम अपने माँ बाप को वक्त दें, बहुत ज़्यादा जितना हो सके उनको टाइम दें, उनके साथ बैठें, उनके साथ बात करें, या और कुछ नहीं तो उनकी नज़रों के सामने ही रहे, क्योंकि जब माँ बाप चले जाते हैं तो फिर बड़ा पछतावा होता है और बड़ी तकलीफ़ होती है ज़िंदगी में। और मेरा जो पछतावा ज़िंदगी का है वो ये है कि मुझे मेरी माँ ने जितना प्यार किया उतना ही प्यार मुझे मेरी दादी ने भी किया। बचपन से लेकर आज तक उन्होंने मुझे एहसास दिलाया कि मैं बहुत ख़ास हूँ। हमेशा से उन्होंने कहा नहीं भाई ये ख़ास है। कभी मुझसे कोई काम नहीं करवाती थी। मेरी फुप्पियाँ अक्सर कहती थी कि हम तो काम करते रहते हैं, आप इससे कोई काम ही नहीं कराती हैं। पानी भी हमसे मांगती है नवाबजादी। तो मेरी दादी कहती थी ये नवाबजादी ही रहेगी, देखना इसने नवाबजादी ही रहना है। उन्होंने जो जो बातें मेरे लिए की वो आज तक सच साबित होती गई। वो सिर्फ कहती थी और शायद वो उनकी दुआ की तरह मुंह से निकलता था और मुझे वो दुआ लग जाती थी। और बड़ी मन्नतें मुरादें उठाई उन्होंने मेरे बच्चों के लिए, मेरी शादी के लिए, मेरी कामयाबियों के लिए बड़ी दुआएं मांगी, और उनकी हर दुआ अल्लाह का शुक्र है पूरी हुई। आखिरी दुआ जो उन्होंने मेरे लिए मांगी थी वो थी मेरे बेटे के लिए। जन्नत पैदा हो गई और 4 साल तक कोई औलाद नहीं हुई मुझे। और मैं तो खैर कामों में बिज़ी रहती थी, लेकिन मेरी अम्मी और मेरी दादी ये सब बड़े परेशान रहते थे कि भाई एक बेटी हो गई उसके बाद कोई बच्चा ही नहीं है, एक बेटा तो होना चाहिए, एक बेटा तो होना चाहिए। और अम्मी भी मेरी बहुत दुआएं मांगती थी। तो दादी ने मुझे कहा कि भाई इस दफ़ा मैंने तो मन्नत उठाई है तुम्हारी, इस दफ़ा तुम्हारे बेटा होगा और इसी साल होगा। और वाकई 3 महीने के बाद मुझे खुशखबरी मिली, और हमेशा की तरह जैसे जन्नत की दफ़ा मैं चली गई, मैं अमेरिका चली गई।
मैं जब भी जाती थी अमेरिका, मैं अपनी दादी से मिल के, एयरपोर्ट जाने से पहले उनसे मिल के जाती थी और मैं अल्लाह को कह के जाती थी कि या अल्लाह, मैं अपनी अमानत आपके पास रखवा कर जा रही हूँ, जब मैं वापस आऊँ तो मुझे अमानत वैसी की वैसी मिलनी चाहिए। लेकिन कहते हैं कि जब आपके बच्चे अपने हो जाते हैं तो आप उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर देते हैं। जन्नत मेरे साथ थी, मैं दादी से मिलने गई। जन्नत की तबीयत ख़राब थी थोड़ी, मैं उसको देख रही थी, बस मैं दादी से मिली। वो हमेशा मुझे कुरान पाक की ज़ियारत कराती थी, एक आयत पढ़वाती थी, कुल पढ़वाती थी और अलहम शरीफ पढ़ाती थी, इमाम ज़ामिन बांधती थी और फिर घर से रुखसत करती थी। उन्होंने अपना काम पूरा किया, बस मैं अल्लाह से वादा लेना भूल गई कि जब मैं वापस आऊँ तो मेरी अमानत मुझे इसी तरह मिले। और फिर मेरा बेटा पैदा हुआ माशाल्लाह, और जिस दिन मैं हॉस्पिटल गई हूँ रात को, किसी को भी नहीं पता था कि मैं सुबह के वक्त मैं हॉस्पिटल गई हूँ। और सुबह सुबह जबकि यहाँ पे रात थी, यहाँ के रात के पता नहीं क्या टाइम हो रहा होगा, तो फ़ोन आया और चाचू का, और कहने लगी जी अम्मा जी ने बात करनी है। मैंने कहा अम्मा जी क्या हुआ? कहने लगी मेरा दिल घबरा रहा है, बस मुझे लग रहा है कि तुम किसी तकलीफ़ में हो। मैंने कहा अम्मा जी मैं हॉस्पिटल में हूँ और तकलीफ़, ये तो तकलीफ़ खुशी की तकलीफ़ होती है, तो इंसान, माँ खासकर बहुत आराम से सह जाती है अपनी औलाद की तकलीफ़। मैंने कहा बस अभी 1 घंटे के बाद इंशाल्लाह आपको खुशखबरी मिलेगी। और फिर इब्राहिम पैदा हुआ और मैंने उनको बताया कि भाई आपकी दुआ कबूल हो गई है। अम्मी से बात की, दादी से बात की, सबसे बात की। उसके बाद बहुत सारे प्रोसेस होते हैं वहाँ पे सर्टिफिकेट के लिए, बर्थ सर्टिफिकेट, उसके बाद पासपोर्ट, उसके बाद वीज़ा बच्चों का। इन चक्करों में मैं पड़ी रही। खैर एक दिन मेरी दादी से बात हुई, उन्होंने मुझे कहा कि कब वापस आ रही हो। स्काइप पे भी मुझे बात करने का टाइम नहीं मिलता था क्योंकि दिन वहाँ पे दिन, यहाँ पे रात, ये होता था, दिन में हम घर में नहीं होते थे। तो मैंने कहा अम्मा जी मैं बस जा रही हूँ, कहीं जाना है ज़रूरी, मैं आपसे बाद में बात करूँगी, क्योंकि रमज़ान थे उस वक्त जब मेरा बेटा पैदा हुआ। उन्होंने कहा कि भाई मुझसे बात कर लो, मेरा बहुत दिल कर रहा है और जल्दी वापस आ जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैंने कहा आप बिल्कुल ठीक ठाक बैठिए मेरे साथ, क्या हुआ है आपको? कुछ भी नहीं, मैं तो देख रही हूँ आप बिल्कुल ठीक हैं। कह लेंगे हाँ बस मैं ठीक हूँ लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, बस तुम जल्दी आ जाओ। मैंने कहा हाँ हाँ जल्दी आ जाऊँगी। वो तो रोज़ ही बोलती थी जल्दी आ जाओ। मैंने कहा ऐसे ही कह रही होंगी कि जल्दी आ जाओ। 5 दिन के बाद मेरी फ़्लाइट थी और उन 3 दिन गुजरे तो मुझे कॉल आई कि दादी की तबीयत बहुत ख़राब है। मैंने हर तरह से कोशिश कर ली कि मुझे किसी तरह टिकट मिल जाए और मैं यहाँ से चली जाऊँ, लेकिन अमेरिका में रात को जो फ़्लाइट्स चलती हैं उसके बाद कोई, आखिरी फ़्लाइट के बाद कोई फ़्लाइट नहीं चलती वहाँ पर, नाइट फ़्लाइट कोई नहीं होती। आपकी फ़्लाइट आखिरी 10 बजे के बाद चलती है, 10-11 बजे से पहले आखिरी फ़्लाइट चलती है, उसके बाद कोई फ़्लाइट नहीं चलती वहाँ पर। खैर दूसरे दिन सुबह मुझे खबर मिली कि दादी का मेरी इंतकाल हो गया। और फिर वो वक्त जो था, मुझे लगा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरी दादी कैसे जा सकती हैं। और मुझे बस ये तकलीफ़ और ये परेशानी आज तक है कि उन्होंने कितना मेरा इंतज़ार किया होगा, कितनी मुझे मेरा नाम कितनी दफ़ा पुकारा होगा, कितना मुझे याद किया होगा उस तकलीफ़ में, आखिरी वक्त में। और जो उनसे सबसे ज़्यादा करीब थी वही उस वक्त उनके पास नहीं थी। और ये तकलीफ़ मुझे आज तक नहीं जाती और इस चीज़ के लिए मैं अपने आप को कभी माफ़ ही नहीं कर पाती कि काश मैंने उनकी उस चीज़ को सीरियस ले लिया होता, उनकी उस बात को जो उन्होंने मुझे 5 दिन पहले कही थी, और मैं वापस आ जाती। आना तो था ही, 2 दिन बाद मेरी फ़्लाइट थी, लेकिन 2 दिन पहले ही वो इंतकाल कर गई। और जब मैं जहाज़ में आ रही थी, क्योंकि मेरा सिजेरियन हुआ था, बेटा था, जन्नत भी थी साथ, और आपको पता है कितनी वीकनेस होती है, कितनी परेशानी होती है, फिर तकलीफ़ अलग थी दादी के जाने की। तो जहाज़ में जब मैं आ रही थी तो मुझे बहुत शदीद भूख लग रही थी क्योंकि वीकनेस इतनी हो जाती है और खाने को दिल नहीं कर रहा था। लेकिन जब मैंने बड़ी बर्दाश्त करने के बाद जब मैंने खाना मुंह में डाला, निवाला, तो मैं सोची थी कि इंसान कितना इंसान मजबूर है, कितना लाचार है। यानी वहाँ मेरी वो प्यारी चीज़ जिससे मैंने ज़िंदगी में इतना प्यार किया, सबसे ज़्यादा प्यार किया, मेरी वो माँ, मेरी दादी जो हैं, उनकी मैयत वहाँ रखी हुई है और मैं यहाँ खाना खा रही हूँ। तो ये कड़वे निवाले खाना कितना मुश्किल होता है, लेकिन इंसान को जीना पड़ता है अपनी औलाद के लिए, अपने प्यारों के लिए। और हमेशा ऐसा होता है कि अल्लाह जब एक चीज़ लेता है तो आपके बहलाने के लिए आपको दूसरी जान वापस देता है। जब सऊद की अम्मी का इंतकाल हुआ, जन्नत पैदा हुई, तो उसके बाद उनकी अम्मी का इंतकाल हुआ। अल्लाह ने एक जान दी और दूसरी ली। जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो मेरी दादी का इंतकाल हुआ। अल्लाह ताला हमें लगा देता है काम से। अगर मेरे पास उस वक्त बच्चा ना होता तो शायद मैं ये गम जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, लेकिन बेटा था, छोटा था, उसके साथ बिज़ी रहना, जन्नत के साथ रहना, तो ये अल्लाह की एक मसलहत है। लेकिन हम अपने प्यारों का गम कभी नहीं भूल सकते। कल मेरी दादी की बरसी गुजरी है और ये सब कुछ याद आ जाता है।
जबकि उनके इंतकाल को 2011 में उनका इंतकाल हुआ था और 5 साल गुजर चुके हैं, लेकिन वो तकलीफ़, वो दर्द जो है वो अभी तक दिल से नहीं गया। और अक्सर ऐसा होता है कि जब बड़ी परेशानी होती है, सबको परेशानी होती है, इस तरह आप लोग परेशान रहते हैं, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ हैं, बहुत सारी टेंशन है, बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, चाहे हम ख़ानदान की ले लें, चाहे हम काम की ले लें, चाहे हम बच्चों की ले लें, चाहे हम किसी की भी ले लें, परेशानियाँ तो हर इंसान की ज़िंदगी में हैं। तो आप यकीन मानिए कि याद ज़रूर आती हैं, और मैं सोचती हूँ शायद आज वो होती तो इतनी परेशानी नहीं होती, क्योंकि वो दिन रात दुआएं देने वाली एक हस्ती होती है हमारी माँ, जो कि जब हमारे पास नहीं रहती तो हमें बड़ी एक इनसिक्योरिटी सी होती है। तो अल्लाह ताला सबकी माँओं को, सबके वालिदैन को का साया उनके सरों पे सलामत रखे, उन्हें सेहत दे, उनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए सेहत के साथ, आमीन सुम आमीन। आज छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहेगा और देखते रहिएगा सतरंगी। तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और हमारे साथ जो हैं मौजूद हैं सलमान सईद, और इनकी वालदा का 4 साल पहले इंतकाल हुआ। वैसे कहते हैं कि मर्द हजरात जो होते हैं वो अपने जज्बात जो है वो बहुत कम जो है बताते हैं लोगों को, और छुपा जाते हैं अपनी मोहब्बत को भी और अपनी तकलीफ़ को भी, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते। लेकिन आज सलमान हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे पूछेंगे कि इनकी माँ के साथ इनका कैसा रिश्ता था, और इन्होंने उनके जाने के बाद इनकी ज़िंदगी में कितना खालीपन आया या कितना अधूरापन आया या कितनी कमी ये महसूस करते हैं माँ की इस वक्त। जी सलमान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक ठाक। सलमान, सबसे छोटे थे तुम घर में, और माएँ जो होती हैं सबसे बड़े से और सबसे छोटे से बहुत प्यार करती हैं, अक्सर यही देखा गया। एग्जैक्टली ऐसे। या फिर माँ अपने उस बच्चे से ज़्यादा प्यार करती है जो कि सबसे ज़्यादा कमज़ोर, वीक होता है। वीक से मुराद के जो कि बहुत ज़्यादा या सबसे ज़्यादा बच्चों में नाकाम होता है, या कम जिसकी जो है वो कामयाबियाँ थोड़ी कम होती हैं, उससे माँ बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और ये भी देखा गया है कि जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं उनको भी ज़्यादा वो दी जाती है, तवज्जो दी जाती है, और लड़ाइयाँ झगड़े भी इस बात पे माँ बहन भाइयों में होते हैं कि जी आप तो उससे ज़्यादा प्यार करती हैं, उसकी ज़्यादा बात मानती है। तो तुम्हारे घर में क्या था, तुम्हारे साथ क्या ऐसा था कि सबसे छोटा होने की वजह से माँ ज़्यादा ख्याल रखती थी? हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही था। एक्चुअली मेरे जो 4 भाई हैं वो मुझसे काफ़ी, जैसे अदनान भी है वो भी मुझसे 7-8 साल बड़ा है। अच्छा। तो सब काफ़ी बड़े हैं और सबकी शादियाँ हो गई थी, तो मैंने ही अम्मी के साथ काफ़ी ज़्यादा वक्त गुजारा, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग और काफ़ी गहरा ताल्लुक था हमारा अम्मी के साथ। जी जी बिल्कुल। अम्मी को ब्रेन हेमरेज हुआ था? हाँ, बस अचानक उनको 1-2 दफ़ा पहले माइनर सा हुआ था अटैक, लेकिन एक दिन बस हम दोनों ने साथ ही नाश्ता किया था, अपने भाई के बच्चों को स्कूल लेने गया, और जो वापस आया तो उनसे बोला नहीं जा रहा था। तो 2-3 दफ़ा ऐसा पहले भी हो चुका था उनके साथ। तो मैंने उनको एक टैबलेट दी कोई, के बाद मैंने उनको सुला दिया। तो फिर शाम को उनकी तबीयत और मज़ीद ख़राब होने लगी, तो अपॉइंटमेंट लिया मैंने डॉक्टर से। फिर उनके पास लेके गया, जब तक वहाँ पहुँचे तो वो बिल्कुल फेल हो चुकी थी। तो डॉक्टर ने बोला कि एमरजेंसी केस है, आप इनको फ़ौरन लेके जाएं हॉस्पिटल। तो बस मैं और मेरे भाई हुमायूं तो हम लोग लेके गए उनको। तो बस वही CT स्कैन वगैरह हुआ उनका, और आई थिंक 2-3 दिन तक तो वो होश में थी। उनकी एक साइड पैरालाइज्ड हो गई थी फिर वो कोमा में चली गई, उनको अचानक फिट्स हुआ। तो 3-3.5 महीने आई थिंक वो कोमा में रही। तो 2 महीने हॉस्पिटल, फिर 1 महीना हमने घर पर मेरी भी रखा। आपसे हॉस्पिटल में मुलाकात हुई थी, मेरी से होती है। जी एग्जैक्टली, पहली बार यार। जी। तो अच्छा, बस फिर अचानक आखिरी बार जो मुलाकात थी जिसमें तुमने अपनी माँ से बातचीत की, वो वही सुबह थी जब नाश्ता किया? जी एग्जैक्टली वही सुबह थी। हाँ। और वो जब वो कोमा में गई तो उससे
एक रात पहले बस देखा था, मुझे यूँ बस बहुत गौर से देख रही थी, बस बहुत गौर से देख रही थी और देखे जा रही थी। और क्योंकि आईसीयू में थी तो वहाँ इतना रह नहीं देते, तो नेक्स्ट डे सुबह जब मैं आया तो डॉक्टर ने कहा कि उनको फिट्स पड़े, तो हमने उनको नींद के इंजेक्शंस दिए हैं। तो फिर वो उसके बाद उन्होंने बोला कि कोमा में चली गई। अब तो कोमा से होश में दोबारा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हालांकि देखने में बिल्कुल ठीक लगती थी वो। डॉक्टर कहता था देखो उनकी चेहरे से बिल्कुल बीमार नहीं लगती हैं, लेकिन बस वो कोमा में थी और वो वापस नहीं आई। अच्छा, अब जैसे ज़िंदगी गुजर रही है, इंसान वक्त के साथ साथ कहते हैं कि थोड़ा बहुत दर्द कम हो जाता है। कौन सा ऐसा वक्त होता है या कौन सा ऐसी बात होती है जिस पे अम्मी बहुत याद आती है? हर बात पे, क्योंकि वो चाहती थी कि मैं एक्टिंग करूं। और जब वो कोमा में थी तब मेरा पहला दिन था शूट का, तो मैं उनके कान में बोल के जाता था अम्मी मैं शूट पे जा रहा हूँ। अच्छा, जब वो कोमा में थी तो तुम बातें करते थे उनसे? हाँ, सब करते थे, तो लगता था शायद वो सुन रही है, क्योंकि कभी उनकी आईब्रो हिलती थी, कभी आँख की पलकें हिलती थी, कभी होंठ हिलते थे, लेकिन आंखें नहीं खुलती थी। तो ऐसा लगता था शायद, मे बी डॉक्टर्स कहते थे मे बी कि कुछ सुनती हो। तो बस उनको ये था कि मुझे वो एक्टिंग करता देखें। तो मुझे कहती तुम क्यों नहीं करते हो एक्टिंग? मैंने हाँ करूँगा करूँगा करूँगा। वो 3-4 साल मैंने ऐसे ही निकाल दिए। तो हाँ, अभी वो होती तो बहुत खुश होती। हो सकता है वो भी देख रही हैं, पता नहीं। मुझे तो लगता है कि शायद देखते हैं ये जो लोग चले जाते हैं जिनसे वो बहुत प्यार करते हैं। ख्वाब में आती है कभी? नहीं, इतना नहीं आती मेरे ख्वाब में। ज़्यादा नहीं आती? नहीं, थिंक 4 साल में 4-5 दफ़ा ही हूँ। अच्छा, ज़्यादा नहीं। मेरी दादी के इंतकाल को भी 5 साल हो गए और 5 साल में मैं 3 दफ़ा आई हैं सिर्फ ख्वाब में। और शुरू में तो आई नहीं, हर एक के ख्वाब में आई थी। मैं कहती थी मुझसे नाराज़ हैं, कभी चाचू के ख्वाब में आ रही, कभी फुप्पो के ख्वाब में आ रही, कभी मेरी बहन के ख्वाब में, और मेरे ख्वाब में आती नहीं थी। मैं कहती थी मुझसे नाराज़ हैं, क्यों नहीं आती, क्या वजह है? मैंने उनकी बात नहीं मानी, मैं उनसे मिलने नहीं आई। लेकिन फिर एक दिन वो मेरे ख्वाब में आ ही गई और आके उन्होंने मुझे ये कहा कि अंधेरा हो रहा है, लाइटें जला दो घर की, मगरिब का वक्त होने वाला है। वो इन चीज़ों पे बड़ा वो करती थी कि सुबह जल्दी उठो, 9 बजे के बाद देर तक ना सोते रहो, 12 बजे से पहले इंसान को उठना चाहिए, काम पे निकलना चाहिए, वरना घर में कामकाज करने चाहिए, मगरिब के वक्त लाइटें जला दिया करो, इस तरह की वो सारी, मगरिब के वक्त लेटा नहीं करो, ये तमाम चीज़ें। मैं रोता हुआ उठाऊं। अच्छा, अभी रिसेंटली आई थिंक 10-15 दिन पहले आई थी वो मेरे ख्वाब में, मैं रोता हुआ उठा था। आई थिंक उस दिन हमारी शूट भी थी। मैंने कहा था कि मैं पूरी रात से नहीं सोया हूँ। सुबह मेरी जो 6 बजे आँख खुली थी उसके बाद नहीं सो पाया मैं। तो इस तरह होता है। वो होता है कि अब आप, ऐसा लगता है कि अब बड़ा हो गया हूँ उनके बाद। जिंदगी के सारे डिसीजंस खुद लेने हैं, सारी चीज़ें, और फिर वो एक एक मोमेंट जो होता है खुशी का, तो मुझे लगता है कि काश अब होती, काश होती, अब होती। जब मैंने अपने पैसों से अपनी गाड़ी ली थी तो काश अब होती। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। तो अफसोस वो ज़िंदगी भर का होता है। गैप कभी फिल नहीं हो सकता, चाहे जितनी भी कामयाबियाँ मिल जाएं। लेकिन रोते हो कभी? हाँ, रोते हो? जैसे सोते में तो रोते हुए उठे, वैसे कभी रोना आता है? ड्रामों में नहीं आता, वैसे रो जाता मूवी देखता। नहीं, अम्मी के लिए कह रही हूँ, कभी आता है? हाँ, रात को सोते हुए। शुरू के तकरीबन 1 साल तो मैं सो नहीं पाया बिल्कुल भी। सो आई यूज्ड टू क्राई होल नाइट। मुझे आदत थी ना, क्योंकि अब है ऐसा कि मैं रात को आता था, सिर्फ अम्मी होती थी, तो बाकी सब सो चुके होते थे। तुम दोनों बैठ के देर तक बातें करते थे। और मैं कहीं भी रात को लेट, हमेशा से मैं लेट नाइट आता हूँ, तो मुझे कॉल्स करती थी बार बार। जागते हो गए? हाँ, फिर मैं नहीं आता तो फिर वो हुमायूं को कॉल करती थी, फिर वो मुझे कॉल करता था कि तुम किधर हो। तो 4-5 साल से ऐसा कभी नहीं होगा मुझे कोई कॉल आई हो। तो ये चीज़ें होती हैं, फिक्र करने वाला नहीं रहता। या एग्जैक्टली। माँ ऐसी चीज़ है कि जो आप सारा दिन अकेले भी होते हैं तब भी आपके साथ रहती है, चाहे वो फ़ोन पे रहे, चाहे वो उनकी बातें आती रहे, या फिर उनका लंच बॉक्स साथ हो, या उनका दिया हुआ खाना साथ हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में हर वक्त माँ की जो है वो साथ रहती हैं।
एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, बाकी मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी बुलाएंगे। हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी। कितनी अच्छी है तू, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है तू, कितनी भोली है। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और आज का हमारा प्रोग्राम हमारी उन माओं के लिए जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही। और हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद हैं यहाँ पर। उनकी वालदा की अभी 2 महीने पहले ही डेथ हुई है। अंदलीफ नाम था, अपने ज़माने की बहुत मशहूर एक्ट्रेस थी और अपनी बेटी के साथ काफ़ी टाइम उन्होंने गुजारा, दोनों साथ रहती थी। और उनके जाने के बाद आमना बिल्कुल अकेली हो गई। आमना करीम हमारे साथ मौजूद है। आमना कैसी हैं आप? पूछना नहीं चाहिए कैसे, क्योंकि अभी 2 महीने ही हुए हैं। एग्जैक्टली लेकिन और मैं जवाब तुम्हारी- मैं सबको यही देती हूँ कि मैं ठीक नहीं हूँ, मैं नहीं छुपा सकती इस चीज़ को। कितना टाइम अम्मी के साथ तुमने अकेले गुजारा? जैसे भाई बहन की शादी हो गई थी तो मैं 6 साल की थी जब मेरी बहन की शादी हुई थी। मतलब मुझसे मेरी बहन 20 साल बड़ी हैं। अच्छा। और भाई 19 साल बड़े हैं। तो अम्मी की फर्स्ट मैरिज से वो थे, फिर अम्मी की डिवोर्स हो गई थी, फिर उन्होंने शोबिज़ में काम किया, एयरलाइन ज्वाइन की, बहुत मेहनत की बच्चों को बड़ा करने में। फिर मेरे फादर से शादी हुई थी, उसके बाद मेरे फादर की शादी हो गई एक और जगह। तो फिर उसके बाद मैं और अम्मी ही थे। और मैं 3.5 साल की थी, मेरा भाई पढ़ने के लिए टोक्यो गया था, फिर वहीं सेटल हो गया। तो बस मैं और वालदा, फिर बहन की शादी के बाद हम सिर्फ थे। और को तो तुम साथ भी ले जाती थी हर कहीं दुबई जगह साथ। मेरे लिए शायद ये मिसाल है कि जो 2 बहनें होती हैं सर जुड़ी, उनको ऑपरेट करके अलग किया जाता है, मैं और अम्मी शायद वो थे। यानी कि वाकई अगर एक को तकलीफ होती थी तो दूसरे को भी उतनी ही महसूस होती थी। हर औलाद शायद कहती है माँ बाप के लिए, लेकिन मेरा बहुत एक अलग तरह का रिश्ता था उनसे। मैं 2 मिनट उनको अकेला छोड़ नहीं पाती थी। ये कुछ कह लें कि कुछ एक अजीब कनेक्शन था। और कुछ उनकी बीमारी इस तरह की थी कि मुझे हर वक्त अलर्ट, मैं अपना फ़ोन हार्डली साइलेंट पे रखती थी कि कुछ पता नहीं, मुझे एनी मोमेंट मुझे कुछ पता चल सकता है। तो मैं कुछ थी मेंटली शायद प्रिपेयर। पूरी लाइफ में मैं 2 महीना 3 दिन अपनी वालदा से दूर रही हूँ। मैं यूएई शिफ्ट हो गई थी और ये शायद मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि वो इसी साल में ऐसा हुआ था। फिर मैं साथ ले गई थी उनको, फिर उनकी डेथ तक जितना टाइम था हम साथ रहे। अम्मी का इंतकाल वहाँ ही हुआ या नहीं नहीं, यही पाकिस्तान में हुआ। हाँ, और उनको एक्चुअली जो बीमारी थी वो बड़ी रेयर किस्म की है। उनको क्रॉनिक एसोफेगल फिस्टुला था, यानी खाने और सांस की नाली के दरमियान सुराख था। एक नॉर्मल सी ग्लैंडुलर ट्यूबरक्लोसिस थी। उसको डॉक्टर्स ने चेक करने के चक्कर में खांसी बहुत रहती थी, अल्सर टाइप कंप्लेन थी, अल्सर ही था एक्चुअली। डॉक्टर ने एंडोस्कोपी की, और एंडोस्कोपी में उस वक्त कैमरे बहुत बड़े इस तरह के नहीं होते थे, जैसे अब इतने एडवांस टेक्निक्स हो गई। उस कैमरे को जब डाला गया तो वो हिट कर गया था। उससे जो छेद हुआ था तो जो खाती थी उनके फेफड़े में जाता था, जो पीती थी उनके फेफड़े में जाता था। कितना अर्सा बीमार है? 38 साल पहले हुआ था ये। शी वॉज टू यंग जब ये चीज़ शुरू हुई थी होना। 24 साल की उम्र से समझे जो टीबी और ये साथ साथ चला, फिर वो लंग्स का इशू शुरू हुआ, मगर वो इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी। उस वक्त भी एक डॉक्टर की नेग्लिजेंस से ये हुआ। फिर लास्ट 13 ईयर्स से उनका एक लंग ऑलमोस्ट डैमेज हो गया था और ऑन एंड ऑफ उनको होती थी ब्लीडिंग। और वो इतनी मैसिव क्वांटिटी में ब्लड होता था कि वो शायद उनकी हिम्मत थी, वो देख सकती थी, या हम देखते थे कि पूरा पूरा वॉशरूम भर जाता था खून से। और जो बंदी 60 kg जिसका वेट हो, डेथ के टाइम पे 45 kg हो गई थी। वो स्लो मोशन में हो रहा था सब कुछ, लेकिन उनकी हेल्थ गिर रही थी। लेकिन हम लोग नहीं मान रहे थे। उनको सबसे पहले तो चीज़, जब ब्लड आना लास्ट 2007 के बाद रुक गया था, मुंह से ऑन एंड ऑफ ब्लीडिंग होती थी, हॉस्पिटलाइज करते थे। वो एक्चुअली निमोनिया अटैक्स होते थे, क्योंकि लंग उनका डैमेज हो चुका था, ऑलमोस्ट एक लंग। फिर 2014 में गिरी थी वो, उनकी टांग में रॉड डली। उस वक्त भी हमें ऐसा लगता था, 70 हो चुकी थी उनकी एज, कि अब ये कैसे बचेंगी। रॉड डल के फिर वापस वो फिर खड़ी हुई चलना। फिर उसके बाद उन्होंने लाइव शो में आई हैं, मेरे साथ बैठी हैं। वो लास्ट उनका था 2 साल पहले। फिर 2015 में दोबारा से, यानी 8 साल पुरानी बीमारी, फिर मुंह से ब्लीडिंग शुरू हुई। अब टाइम इतना हो चुका था कि इसका हल ऑपरेशन था, लेकिन हम लोग डरते थे। जब तक इतनी टेक्निक्स एडवांस नहीं हुई थी, जब तक हुई एडवांस, उनकी एज बहुत हो गई थी, शुगर, ब्लड प्रेशर, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो उनको नहीं थी।
अब बड़ी ये हिम्मत हुआ वाली थी तो यार, मैं तो बहुत उनकी तस्वीरें देखी हैं वो। थी और हर जगह मेरे साथ, हर जगह। आखिरी वक्त पे 14 अगस्त को मैंने अपनी बहन के घर 14 अगस्त का केक काटा है, हमने खाना खाया है। उससे बस एक दिन पहले कुछ खा नहीं रही थी, ये चीज़ हुई थी उनके साथ। दूसरा 28 रमज़ान को उनको बुखार हुआ था, 5-6 दिन वो रहा, वो लंग पे उनका अफेक्ट हो गया था। डॉक्टर ने उनको एंटीबायोटिक दे के भेज दिया जो जहाँ उनका ट्रीटमेंट चलता था इस हॉस्पिटल में। वो सही नहीं हुआ था, बुखार उतर गया था, लेकिन लंग आहिस्ता आहिस्ता और ख़राब हो रहा था। खैर 15 अगस्त की, समझो 14 अगस्त की रात सोई होंगी, 3:30 बजे रात को अपने हाथ से ग्रीन टी बना के मुझे पिलाई है। मैंने उनको गुड नाइट कहा है, मेरे बाद सोई हैं वो। और सुबह 7 बजे जैसे मुझे आवाज़ आई हल्की सी, मुझे ब्लड आ रहा है, जैसे मुंह से बोल भी नहीं पा रही थी वो। और मेरे बेड के वो इधर सोती थी, मैं इधर। मैं कोसती हूँ खुद को कि काश मैं खुद आँख खुल जाती, मैं जागती रहती। हम लोग वैसे इतना रात को जाग रहे होते हैं, क्यों उस रात ही मैं सोती रह गई। 7 बजे की आवाज़ आई है जिससे मैं एकदम उठी हूँ, और वो एक चादर थी तय जिस पे वो ब्लड निकाल रही थी। वो मंजर, वो चीज़ें, मतलब मैं अगर बयान करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है क्या हुआ है ये। और वो बंद थी, मुझे पता नहीं चला, तय चादर थी, लेकिन वो शाम में जब खुली है तो उसमें इतना खून था कि वो एक छत पूरे जिस्म का निकल चुका था खून उससे। ये किसी को बिल्कुल मार के डाल दिया जाए, इतनी ब्लीडिंग थी उनकी। उसकी वजह से क्या हुआ था, उनको लैक ऑफ ऑक्सीजन हुआ था और उनके होंठ वाइट हो रहे थे। मुझे जैसे उन्होंने उठाया, मैंने उसी वक्त अपने नेबर्स को कहा, मैंने कहा गाड़ी आप निकालें, मुझे हॉस्पिटल लेके जाना, मुझे चाहिए था कोई साथ में। उन्होंने कहा 5 मिनट में मैं आ रहा हूँ। यहाँ से मैं घूम के उनके पास आई हूँ। 2 गोली उनको ब्लीड रोकने के लिए देते थे, एक ट्रांसमिन की, वो टैबलेट दिया उनको। उस वक्त उनके होंठ वाइट हो रहे थे, तो ये अलार्मिंग था कि क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था लंग्स को। मैंने लिफ्ट किया है, चेयर तक मैं लेकर आई हूँ। मैं यहाँ वॉशरूम से घूम के आई हूँ और वो बैठ गई थी। आज पेन कुछ नहीं हो रहा था, उनकी आंखें ऊपर चढ़ गई, जिस्म अकड़ गया था, यूरिन पास हुआ था। बेसिकली वो था हार्ट अटैक। लेकिन ना मैंने आज तक अटैक का पेशेंट देखा है, ना मुझे समझ आई। मीनवाइल हॉस्पिटल लेके गए, जैसी ऑक्सीजन लगा शी वॉज नॉर्मल, अटैक से बाहर आ गई थी। बैठी हुई हैं, अलर्ट हैं, क्या हुआ, मैं तो मर के वापस आई हूँ, मुझे लग रहा है, ये वो बातें कर रही हैं। लेकिन उनके ब्लड प्रेशर जा रहा था 80-40। अब एक काफ़ी रेनॉन हॉस्पिटल में मैं थी जहाँ उनका हमेशा ट्रीटमेंट होता था। उन्होंने सब कुछ हो रहा था, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि ईसीजी नहीं किया, एक एसेंशियल चीज़ जो ईसीजी से पता चल जाता है कि अटैक हुआ है। वो ये कह रहे थे इनके प्रेशर्स गिर रहे हैं, तो शोल्डर पे सेंट्रल लाइन लगाएंगे हम। मैंने कहा सेंट्रल लाइन क्यों लगाएंगे, मुँह से तो ब्लड आ रहा है। फिर इनके डॉक्टर ने आके रोक दिया, नहीं नहीं नहीं, इनके फिजिशियन ने, कि तो ब्लड लॉस की वजह से बीपी गिर रहा है। वो समझ नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है, और फोकस उनका था लंग्स पे। एग्जैक्टली, डिस्प्रिन का ग्लास लाइफ सेविंग था उस वक्त, अटैक से रोकने के लिए वो नहीं पी पाई। फिर उनकी प्रॉब्लम क्या थी कि उनकी बीमारियां क्लैश थी आपस में। ब्लड थिनर अगर हम उन्हें देते थे तो उनके मुंह से ब्लीड होता, और हार्ट के लिए ब्लड थिनर देना जरूरी था। थिकर देते हैं तो हार्ट पे इफेक्ट हो रहा है, यानी वजह से भी बहुत फर्क पड़ता है। बहुत चीजें होती हैं। फिर स्पेशल केयर में लेकर गए, वहाँ रहेंगे। शाम 6 बजे उन्होंने चेस्ट पेन की कंप्लेन की। उस वक्त क्योंकि शुगर पेशेंट्स को दर्द नहीं होता, अटैक पे उन्हें पेन नहीं हुआ। ईसीजी हुआ, रात 9 बजे जाके उन्होंने एग्जामिन किया, अच्छा जी ये अटैक है, हमें नहीं बताया गया, किसी ने कर्टसी नहीं की कि फैमिली को इन्फॉर्म कर दें। मेरा भाई बाहर था, मैंने उससे कहा था कि अम्मी को लंग्स अक्सर होता था, वो कभी आया तो नहीं है तबीयत की वजह से। उस दिन उसने कहा हमें सीट करा ली थी, लेकिन उसने टेंटेटिव कराई थी, 20 तारीख की कराई थी, 16 को डेथ हुई थी। उसके बाद मैं उसको बोला, मैंने कहा मेरे को हार्ट अटैक, उससे हार्ट अटैक कहाँ से आ गया, मैं डॉक्टर से पूछ रही हूँ। वो कहते हैं हम क्या कर लेते हैं, उस वक्त पता चल जाता है, हम तो कोई ट्रीट ही नहीं कर सकते, ना एंजियोप्लास्टी हो सकती है, ना कुछ हो सकता है, तो क्या करेंगे, बस बीच बीच की दवाएं दे के देखेंगे, चूंकि ना थिनर दे सकते हैं ना थिकर। हमारे यहाँ फिर उसके बाद एकदम से दोबारा सांस उखड़ी, अनकॉन्शियस में गई, बिल्कुल बेहोश हो गई। तो डॉक्टर ने कहा वेंट पे डालना पड़ेगा। अब वेंट पे डालने का मैंने ओके कर दिया, साइन कर दिया। उससे पहले मैं बहुत डरती थी, मैं कोड वोड के नहीं, वेंट पे नहीं डालना है, हमने पेशेंट को जितना नेचुरल रखना, डर लगता है, जाहिर सी बात है। चेस्ट कंप्रेशंस में 16 मिनट तक दिल बंद, सामने वो जो पाइप डलता हुआ, वो चीज़ें मैंने देखी हैं, मेरे अंदर हिम्मत नहीं हुई, मैंने कहा वेंट नहीं चाहिए हमें। जाता है, मैंने उसको अभी वापस आते देखा मुझसे भी पूछा था डॉक्टर्स ने, हमने तो मना कर दिया था, ना शॉक्स देने और ना ही वेंट पे एग्जैक्टली, जो कि कहते हैं पूरी रिब्स आपकी टूट जाती हैं, वो सब। फिर चेस्ट कंप्रेशंस दिए, जब वो पाइप डाल रहे थे मैंने कहा नहीं, बस आप नहीं करें। फिर वहीं आईसीयू से भी उन्होंने आके यही रिकमेंड किया कि कोई फ़ायदा नहीं होगा वेंटिलेटर का। बस फिर 10 मिनट के अंदर डेथ हो गई। यानी 36 घंटे में आपकी दुनिया कैसे ख़त्म होती है, ये मेरे साथ हुआ। एक सुबह 7 बजे लेके गई और अगले दिन 6:27 पे डेथ हो गई। और जिस वक्त ये हो रहा था मुझे नहीं पता चल रहा था क्या हो रहा है, क्या है ये। वो उस एक रात पहले की मुझे उनकी बातें कभी ज़िंदगी में, सिर्फ उस दिन उन्होंने बोला था मैं उस घर में वापस नहीं जाऊँगी, मुझे नहीं जाना, अब हम कहीं और जाएंगे, कहीं और घर लो। मैंने कहा हाँ ठीक है, आप ठीक हो जाएँ, ले लेंगे, चेंज कर लेंगे। खुशकिस्मत हो, ये खुशकिस्मत है कि तुम लोग तो साथ थे। मेरी दादी का जब इंतकाल हुआ तो मैं तो यहाँ थी ही नहीं, और मैं 6 महीने से नहीं थी यहाँ।
वो जो एक तकलीफ है ना अंदर, वो जाती नहीं है, वो बिल्कुल नहीं जाती, पछतावा नहीं जाता। पछतावा। और दूसरा ये एक सबसे बड़ी बात, मैं यही डरती थी, मैं जब भी कहीं बाहर होती थी। एक साल पहले जब पिछले साल नवंबर से इनकी दोबारा ये सब शुरू हुआ था, ब्लड आना मुंह से, तो मैं एक शो में बैठी हुई थी एक चैनल के लाइव, उन्हें फ़ोन करी थी, ज़ाहिर हम फ़ोन नहीं पिक कर पाते, मैंने कहा शायद पूछने के लिए कर रही होंगी शो कहाँ से आ रहा है ये वो। उस वक्त उनके मुझसे ब्लड आ रहा था, फिर मैं एक थी, वो नेबर ने फ़ौरन जल्दी से IV इंजेक्ट किया तो उनको तुम तो ब्लड बड़ी टेंशन में रहती होगी सारा वक्त। मैं यूँ हम अलर्ट रहते थे कि कभी भी ब्लीडिंग होगी, क्या करना है, लेकिन जो सोचा था ना अटैक, तो कहीं से सोचा ही नहीं था कि बीच में आ जाएगा। बस अल्लाह ताला बहाने बनाते हैं और जो जिसको उसने बुलाना होता है वो बुला लेता है, और जो रोने वाले होते हैं वो पीछे रह जाते ये हैं। अच्छी बात है कि इनको उनकी खिदमत का मौका मौका मिला, नहीं, बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। कुछ नहीं बहुत मिला, सारे लोगों को मैं तो ये मौका भी नहीं मिलता। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ 2 मेहमान और मौजूद होंगे, हमारे साथ रहेगा। अच्छी है तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ। वेलकम बैक जी। और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सादिया और आलिया, और दोनों बहनें जो है उनको आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि हम आप लोग जब भी कभी हमें कहीं मिलते हैं तो हमें लगता है कि आप लोग हमें बहुत पुराना जानते हैं, क्योंकि हम आपके घर तो रोज़ ही आते हैं, अक्सर आते हैं। और ये दोनों बहनें भी एक मिसाल हैं आपस में दोस्ती की, मोहब्बत की। लेकिन इनकी अम्मी से, इनके अब्बू से जो लोग मिल चुके हैं वो जानते हैं कि वो कितनी मोहब्बत करने वाले लोग थे और कितना ज़्यादा ख्याल रखने वाले लोग थे। मेरी इनकी अम्मी से काफ़ी अरसे तक बातचीत बहुत रही है, बस खिलाती थी, पिलाती थी। जब भी मैं जाती थी तो सबसे पहले वो सुबह सुबह मुझे सेब और दूध का सुबह सुबह मिल्क शेक बना के देती थी कि नहीं ये पी के जाओगी छूट के ऊपर। जिस तरह वो इनका ख्याल करती थी उस तरह मेरा भी करती थी। जब भी मिलती थी कहती थी ये खा लो, वो खा लो, और बहुत प्यार करने वाली माँ। जो एक माँ तो हर माँ ही एक जैसी होती है। मैं कहती हूँ जब माँओं से आप बात करते हैं तो वो अपनी औलादों की अलग अलग बात करती है कि मेरी ये औलाद ऐसी है, ये औलाद ये क्वालिटी इसमें, लेकिन आप जिस बच्चे से बात करेंगे वो एक ही अपनी माँ की तारीफ करेगा। और सादिया अपनी अम्मी से बहुत ज़्यादा अटैच थी, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि अल्लाह ताला हमारे इम्तहान लेता है, जैसे मेरी दादी ने मेरे बेटे के लिए मन्नतें उठाई कि बेटा पैदा हो, और जब बेटा पैदा हुआ तो उससे गोद में भी ना ले सकें, देख भी ना सकें, उससे पहले ही उनका इंतकाल हो गया। उसी तरह सादिया और आलिया की शादी की बड़ी ख्वाहिश थी। आलिया की तो माशाल्लाह शादी हुई, लेकिन सादिया की शादी देखने की ख्वाहिश में ही वो चल बसी। हाँ, लेकिन निकाह में थी, हम निकाह में थी, निकाह उनके सामने हुआ और निकाह से ही उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि इसे अपने से दूर नहीं देख सकती। तो वो हमेशा मैं कहती थी कि फजूल बात करती हैं कि कभी, और मेरी लेट शादी करने की वजह भी यही थी कि मैं चाहती ही नहीं थी कि उन लोगों से दूर हूँ। पता नहीं क्यों हमेशा मैं लोगों से ये कहती थी कि पता नहीं मेरी शादी होगी ना तो ये दोनों चले जाएंगे, तो बेहतर है मेरी शादी ना हो, वे हम साथ रहेंगे ताकि। तो वो निकाह के बाद से अम्मी का ये फीलिंग थी कि इसको रुखसत नहीं देख सकती। जिम्मेदारियाँ पूरी कर देते हैं ना। हाँ, क्योंकि वो हज भी किया, उसके बाद वापस आई। मैं चाहे रात को जितनी भी लेट जाऊं, मैं मेरा अम्मी से लड़ाई हो, झगड़ा हो, हम बाकायदा इस बात पे याद है लड़ा करते थे, अम्मी आप सो जाया करें, लेट हो जाते हैं हम लोग लेट। तो वो पता क्या करती थी, ऊपर से एक टेरेस वो था हमारा लाउंज, उसकी लाइट दूर से मुझे गली में दिख जाती थी, वो जल रही है। वो गाड़ी आके जैसी रुकती थी लाइट बंद करके भाग जाती थी कि ये फिर मुझसे लड़ेंगी कि मैं जाग रही हूँ। लेकिन वो एक था, मैं जितनी भी लेट आऊँ, इवन लास्ट जब इन सब की शादियाँ होंगी, फिर मैं, अम्मी और पापा थे, हम तीनों का राज था। और मजे की बात है, मेरे वालिदैन बड़े मजे के, सबके वालिदैन मजेदार होते हैं, मेरे वालिदैन कुछ ज्यादा मजेदार थे। वो कहते थे हल्ला गुल्ला करना है, घर में फ्रेंड्स को बुलाना है, जो करना करो। और तुमने तो देखा अम्मी को खाना है पकाने का बहुत शौक, और उससे ज्यादा खिलाने का बहुत शौक था। तो जब हम क्रीक विस्टा में रहते थे तो मैं अक्सर घुसती थी तो सारी आंटियां, मैं कही ये कौन सा है, ये कौन है, ये वो वाली है, ये वो वाली है, ये वो वाली है, फ्रेंड ये बन वाली गई, है, ये रेसिपी लेने तो आई। रेसिपी लेने मतलब आई हद है। ये थी कि एक दिन पापा घर पे थे और डोरबेल बजती, पापा ने खोला तो एक साहब बच्चे लहीम शहीम खड़े में, वो अंकल आंटी हैं। पापा ने देखा, कहने के नहीं बेटे वो शायद रेस्ट कर रही हैं। आप कौन? कहने के कि मैं वॉक पे उनको मिलता हूँ, वो मैंने कोफ्तों की ना एक तरकीब में एक चीज भूल गया हूँ। वो अम्मी से तरकीब पूछना। हमारा नेबर था फरहान, नदीम, फरहान बेग, नदीम साहब का बेटा। तो वो एक दिन
उस कहीं मिला होगा आसपास, उसने आया कहता है आंटी मेरे साथ बहुत मसला हो गया। वो आज भी जब मुझे मिलता है कहता है सादिया मुझे ये चीज़ कभी नहीं मिलती, कहता आंटी रात को मेरे सारे दोस्त घर पर आ रहे हैं अचानक से और मैं क्या करूं, पता नहीं कराची के हालात खराब थे। 2 मिनट में हम बिरयानी दम दे के भिजाते हैं, बिरयानी भी दम दे दी, सब चीजें कर के। अब वो बेचारा अपने घर में कुछ चीजें लेने गया होगा नीचे, खुला गई वहां इशफाक के साथ बिरयानी रखकर आई, फिर हाय हाय कम वक्त मारा, अपना पूरा घर खुला छोड़ के चला गया। अब उसके घर की चौकीदारी कर रही हूँ मैं। हाँ कि घर शायद गलती से खुला छोड़ के चला गया। अब वो क्योंकि सेफ अपार्टमेंट से तो वो बेचारा नीचे गया, बहुत सादगी, बहुत मासूम। अच्छा, बिरयानी के लिए आप सोच सकते हैं एफर्ट की खवातीन बैठी हैं कि कितनी मेहनत से बनती है एक चीज। और हमारे अच्छा, वो देने में उनको कोई एतराज नहीं था जब दूसरे और तीसरे दिन और चौथे दिन और 5वें दिन बर्तन वापस नहीं आए, फरहान की बैंड बज गई। अरे हमारा पतीला तो बेटा देखो पतीला दे दोगे तो अगली दफा मांग सकोगे ना। आलिया ज्यादा अब्बू से अटैच थी ना। मैं अपने पापा से, मेरे पापा बहुत, मतलब मैं सादिया ने बिल्कुल इनिशियली बात बिल्कुल ठीक कही है। बहुत से घरों में मैंने बड़ा सख्त माहौल पेरेंट्स का देखा है, पापा आ रहे हैं चुप हो जाओ, अम्मी आ रही है ये गायब कर दो। हम लोग का ये होता था कि हम लोग और बढ़ा चढ़ा के शेयर करते थे क्योंकि वो हमारे फ्रेंड्स थे। और पापा तो इतने अच्छे फ्रेंड्स थे कि स्कूल कॉलेज के दिनों में जब लड़कियां ज़ाहिर जा रही हैं, स्कूल छेड़छाड़ कर दी तो सबसे पहले पापा को आके बताती, पापा आज उसने छेड़ा, तो पापा कहते हैं हाँ तो आप हैं इतनी हसीन, मतलब कोई और बाप हो तो गैरत में तलवारें निकाल। पेरेंट्स के बीच में ऐसा माहौल होता है बिल्कुल। और ट्रस्ट मुझे याद है मेरी जिंदगी का सबसे पहला क्रश जो था वो आलिया की दोस्त के हस्बैंड थे। और वो भी बता दिया बहुत छोटी क्लास, छोटी मेरे ख्याल 6-7 की थी। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने वो आते थे और मैं उनको यूँ देखती रहती थी। मैं आती थी पता नहीं, और इन लोगों ने बड़ा नोटिस, पापा ने एकदम मुझे डांटा, तुम क्या करते? मैंने कहा पापा ही मुझे अच्छे लगते, मेरी इनसे शादी कराते। ये भी अक्ल नहीं आ रही कि वो ऑलरेडी मैरिड है। और ये रेडियो पाकिस्तान की मेरी फ्रेंड थी। हमारे यहाँ तो लड़कियां बचपन से ही उनको पता होता है कि उनकी शादी बस एक ही मकसद है जिंदगी का, हाँ, ये लटवा दिया जाता है। ये अच्छा, लेकिन मेरे घर में ऐसा शादी वादी टाइप हमारे ऐसा नहीं था, इतनी लेट की, तो पापा कहते थे अपना जो लाइफ में मजा करना अभी करना है ना, जो करना है वो कर लो, क्योंकि लोग कहते हैं ना अपने शौहर के घर जाके करना। पापा कहते हैं बाप जिंदा है, बाप के घर करो जो करना। सेम यही मेरी वालदा का था, उनका नहीं था कभी, हालांकि हम अकेले थे, वो सोचती कि सेटल होने वाली बात, लेकिन वो साथ साथ कहती तुम शादी करो लेकिन अपना करियर मत छोड़ो। मेरी आदत थी, मैं थोड़ी लाभ वाली हूँ कि बीच बार बार गैप लेती थी, फील्ड छोड़ देती थी। उनको बहुत बुरी लगती थी ये चीज़, मैं नहीं जा रही होती थी, लेट हो रही होती थी, वो मुझे खुद उठाती थी। आलिया को पता हमारा एक बड़ा लंबा साथ रहा, एक शो में होस्ट करती थी, ये भी होती थी, सेट पे अम्मी साथ आती थी। एक चीज़ से मुझे बहुत बुरा लगता था और मैं सोचती हूँ कि वो इवन मुझे, मैं बिल्कुल नई आई थी, मुझे शूज तक पहनाती, मुझे जूतों को आप हाथ ना लगाएं अल्लाह के वास्ते, मेरी सब रोकते थे, हम सब रोकते थे, आंटी ये नहीं करते मैं आपको देखूं। लेकिन वो कहती तुम लोगों के लिए आमना है ना, मेरे लिए तो ये बिल्कुल जिगर गोशा बच्चा है गोद का। क्योंकि वो 20 साल मुझे का अजीब लगता है कितनी तैयार होकर फर्क झुकेगी बांधने के लिए हर चीज। और जब वो झुक नहीं सकती थी, जब रॉड डल गई थी पाँव में, उनको सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पे आता था कि मैं अपना काम नहीं कर सकती, और सिर्फ उनके मुंह से की जुमला होती है मैं अपनी बच्ची के लिए कुछ नहीं कर सकती, ये इतना थक के आती है, बाहर से आती है। डेथ वाला दिन आखिरी ग्रीन टी पिलाई है, उस सुबह का नाश्ता कराया है, 14 अगस्त की लड़का काम वाला आया नहीं था, हर काम। मैं कहती हूँ चाय जो मुझे लगता है मेरी माँ जो बना के देती थी वो जायका ना मुझे आया है ना नहीं मुझे आएगा, वो नहीं कभी भी मिलेगा। नहीं आएगा ना कभी। लाउंज में बैठ के वेट करती थी, मेरी आदत थी बार बार ठंडी कर देती चाय, गर्म करके माइक्रो से फिर देती थी। मैं कहती हूँ ये नखरे कोई उठा सकता है अब? 72 इयर्स की एज में नहीं, माँ के अलावा कोई नहीं। सादिया ने जितनी जिंदगी भर डाइटिंग की ना, मैं तो बहुत खैर डाइटिंग वाली थी ही नहीं, तो तभी ऐसी हूँ मैं, लेकिन ये वो सिर्फ अम्मी को सारा क्रेडिट जाता है। मैंने नहीं, मेरे गाजर का सेट पे एबीसी जितने जूस सारे बनाना, लोग, क्यूकम्बर का जूस अलग अलग बॉटल में, हिमायू मेरे अपने ना हाथ से। थर्मस चोरी करके भागता था, ओए अशफाक दूसरा थर्मस ले आया, इसका दूसरा थर्मस लेके भाग जाओ। तो ये मेरे साथ मेरे पूरा सेट खाता था। सैलेड का बॉक्स बना के भेजना, उनको पता होता था कि ये अकेली तो नहीं खाएगी, वहाँ बहुत सारे लोग हैं, तो इस तरह इतना बना के हाथ का जायका भी कभी कहीं नहीं मिलता, वाकई नहीं मिलता। ये तो है, इसमें बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनकी माएँ जिंदा हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ भी जिंदा है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो अपनी माओ को छोड़ चुके हैं, उनकी माएँ जिंदा हैं लेकिन वो पूछते नहीं हैं। सीरियसली वो खुदा के लिए अपनी माँ की कदर करें, वरना जिंदगी में
कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। ये तो मैंने देखा है, जो अपनी माँ का दिल दुखाता है वो कभी कामयाब नहीं हो पाता। अगर वो कामयाब हो भी जाए तो वो जहनी सुकून उसको नहीं मिलता, वो किसी ना किसी टेंशन के अंदर जरूर रहता है। अम्मी की डेथ के बाद मैंने, उससे पहले भी एक था गिल शेल्टर के नाम से एक ओल्ड एज होम है, मैं वहाँ जाती थी अक्सर, कुर्बानी का गोश्त भी वहाँ दे देती थी, जब भी होता था बैठती थी उन लोगों के साथ। अम्मी की बर्थडे जिस दिन थी तो मैंने वहाँ मनाई थी, और वहाँ पे जाएं इतने अच्छे अच्छे लोग, मतलब आपको लगेगा ठीक है ये तो चल फिर सकते हैं, कोई बेड पे नहीं पड़े हुए, क्यों बच्चों ने निकाल दिया। और वो हैं, मैं कहती थी यार जब मुझे माँ चाहिए थी तो आपने मुझसे ले ली, और जिनको नहीं चाहिए उनके माँ बाप 80-80 साल तक है जिंदा, वो मतलब दूसरे पाल रहे हैं, तो हम तो मरते थे माँ बाप के लिए, हमसे क्यों माँ छीनी। ये इंसाफ है, मसलियत है अल्लाह की, लेकिन मुझे सच्ची बातें समझ नहीं आती, ये बैलेंस मुझे समझ ये नहीं जिंदगी आया। भर समझ नहीं आएगा, ये क्या खला जो है? है वो जिंदगी भर नहीं भर सकता। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा सतरंगी। कितनी अच्छी है तू, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी भोली है। तू खो गई जाने कहाँ, मैं ढूंढूं तेरा निशान। तू खो गई जाने कहाँ, मैं ढूंढूं तेरा निशान। घर है खाली खाली तेरे बिन, सोना सोना जहां। तू खो गई जाने कहाँ, मैं ढूंढूं तेरा निशान। कोई बचपन कैसे भुलाए, माँ जो हाथ से आप खिलाए। कोई बचपन कैसे भुलाए, माँ जो हाथ से आप खिलाए। दे अपनी बाहों का झूला, हो दे अपनी बाहों का झूला, लोरी देकर दिल बहलाए। लोरी सुना दो माँ, तू खो गई जाने कहाँ, मैं ढूंढूं तेरा निशान।
सुना सुना जहां तू खो गई जाने मैं ढूंढूं तेरा So good, so good. Actually, तुमने आज हम सबका दिन बना दिया। हाँ बिल्कुल बोलो। मेरा एक भाई जैसा दोस्त था छोटा, ही वॉज लाइक 18 to 19 ईयर ओल्ड और रिसेंटली ही पास्ट अवे, सो उसके लिए सब दुआ कीजिएगा। और स्पेशली उसने ये गाना मदर्स डे पे ही गाया था उन माओं के लिए जो बेसिकली हमारे साथ नहीं है मौजूद। और वो बहुत छोटा था, बहुत प्यारा सिंगर था, बहुत अच्छा इंसान भी था और बहुत जल्दी दुनिया को छोड़ के चला गया। ही वॉज डूइंग प्लेबैक फॉर फिल्म्स एज वेल। बहुत अच्छा लड़का था, तो मैं उसको डेडिकेट करता हूँ। और हमारे साथ जितनी माएँ मौजूद हैं और जो माएँ हमारे साथ मौजूद नहीं है, गाना उनके लिए। आप लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, कोई अपनी अम्मी के बारे में या कोई भी अपने वालिदैन के बारे में, दादी नानी किसी के भी बारे में कोई बात शेयर करना चाहता है तो माइक यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। हम आपको माइक दे देते हैं। माइक दे दीजिए, इनको दीजिएगा। ये जो ब्लू कपड़ों में बैठी हैं, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। काफ़ी देर से बहुत ज़्यादा रो रही हैं। क्या नाम है आपका? आपदा। आपदा, क्यों रो रही हो इतना? जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है तुम रो रही हो। अम्मी याद आ रही थी इसलिए। अम्मी नहीं है। अम्मी नहीं है? अब्बू भी नहीं है। अम्मी कितना अर्सा हो गया अम्मी के इंतकाल? अम्मी को 5 साल हो गए। 5 साल। अब्बू को 8 साल हो गए। अब्बू को 8 साल। मेरी अम्मी की यानी मेरी नानी के इंतकाल को पता नहीं कितना अरसा गुजर चुका है। मैं जब बहुत छोटी थी, जब मेरी नानी का इंतकाल हुआ था, बहुत छोटी थी, लेकिन मुझे याद है कि उनकी डेथ हुई थी, ब्रेन हेमरेज हो गया था, अचानक ही इंतकाल हो गया था। और मेरी नानी बड़ा ख्याल करती थी मेरे लिए मेरी पसंद की खाने की चीज़ें रखती थी, बना बना के लेकर आती थी। लेकिन मैं आज तक अपनी अम्मी को उनके लिए रोते हुए देखती हूँ, जैसे अभी इंतकाल हुआ। अम्मी ऐसे रोती है। एक्चुअली पता है क्या होता है, मेरी मदर भी अच्छी खासी एज में थी जब मेरी नानी की डेथ हुई, लेकिन उस दिन उन्होंने एक जुमला बोला था जो मुझे इतनी ज़ोर से लगा था कि कहा था कि मुझे अब लग रहा है कि जैसे ना मेरे सर से किसी ने ना साइबान खींच लिया हो। कहती मेरे एक मिशन होता था 10 दिन बाद 15 दिन बाद कि मैं खाना वाना सब तैयार नकवी साहब का करके रख के, और अब मैं जा रही हूँ अपनी अम्मा से मिलने। कहने वो रोब ख़त्म हो गया, वो मुलाकातें ख़त्म हो गई, भाई बहन बिखर गए। वो एक माँ जोड़ के रखती है, मोती की तस्बीह की तरह से मोती होते हैं ना, सबको जोड़ के रखती है। हमारे पास एक कॉलर मौजूद है, बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सोफिया कराची से। सोफिया जी, कैसी है सोफिया आप? जी बस ठीक, आपका प्रोग्राम देख रही थी तब भी बस बहुत ज्यादा मुझे अपने फादर और मदर दोनों की याद आ रही। हेलो। जी जी सुन रही हूँ सोफिया। हाँ, मेरे फादर की तभी जो मतलबिदा कोई डेथ हुई है। अरे अभी अभी हुई है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक थे, अचानक बिल्कुल ठीक थे, उनको कुछ भी नहीं हुआ। अफ्तार किया, मैं साथ सब कुछ किया, बस वॉशरूम गए, आके बैठे और बेड पे गिर गए। हम लोग समझे चेस्ट प्रॉब्लम हो गई कुछ, मगर बिल्कुल बेहोश से हो गए। फिर हम लोग आखान हॉस्पिटल लेके गए, इमरजेंसी में वहाँ पे एडमिट करवाया। फिर वैसे उन्होंने कहा कि इनको लेफ्ट साइड जो ब्रेन का वो डैमेज हो गया। उन्होंने एडमिट कर दिया, फिर उन्होंने वो इवेंट पे ले गए। उन्होंने चेस्ट कंप्रेशन का बोला, वो सब मना कर दिया, मगर उसको कुछ समझ में ही नहीं आता, तो हम वेंटिलेटर की परमिशन दे दी उनको। बस वो 2-3 दिन उसी पे रहे। मेरे भाई दोनों जर्मनी में होते हैं, उन दोनों को कॉल किया, वो दोनों जर्मनी से आ गए बस फौरन ही। फिर बहुत कोशिश की उनको उठाने की, जगाने की,
लेकिन आप ये देखें ना, कितने अच्छे दिन उनका इंतकाल हुआ है, जुम्मतुल विदा, फिर रमज़ान। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को रमज़ान और जुम्मतुल विदा जैसे दिन जो है वो देता है, और कहते हैं कि रमज़ान में किसी का इंतकाल हो तो वो सीधा जन्नत में जाता है। जो फैसला करना, जैसे इन्होंने कहा वेंटिलेटर पे डाला, वेंट देना है पेशेंट को, नहीं देना, उस वक्त वो जब हमसे कहते हैं आप साइन करें, आप सोचो किसी की माँ जा रही है, वो कोई जाने भी नहीं दे सकता था अपनी माँ को, आपने उसको वेंट देना है, उसको नहीं देना। मैंने जिस वक्त वाकई एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है। एक लड़के काम जाते हैं, मेरे हस्बैंड काम गए थे और मेरा भाई यहाँ नहीं, वो मुल्क से बाहर, मैं क्या फैसला करूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में। मैं उनसे कहती हूँ आप बताएं, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। वो ये जवाब दे रहे हैं, उनको भी पता था वो नहीं बचेगी वेंटिलेटर से, लेकिन और यकीन करें मैं जोर की नमाज पढ़ के मैं उठी हूँ। उस पूरा एक दिन मैंने नमाज नहीं पढ़ी थी, वो पढ़ी है मैंने, इतनी उनके लिए दुआएं की। उस वक्त एकदम से उनकी हालत खराब हुई है। मैंने अल्लाह मैंने कहा कुछ भी हो आप मेरी जान ले लो या मुझे उनके साथ उठा दो। मैं वो 4 दिन सिर्फ ये बोलती रही हूँ देख के कि मुझे इनके साथ जाना है, मुझे आपने जिंदा रखने का मेरा क्या मकसद। जब मैं उनके बगैर एक मिनट एक लम्हा रही नहीं हूँ। मैं यहाँ से बाहर होती थी, घंटों फोन करना उनका, मैं नहीं, मतलब वो चीज़ मैं कैसे सकती हूँ मैं। और आज इस बात को 2.5 महीने हो गए हैं, लेकिन मैं कल की बात है, यानी ये आप कह ले कि 4 साल बाद आप भूल जाएंगे, 5 साल कभी ये नहीं। सारी जिंदगी का दुख है बेटा। हमारी अम्मी को 4 साल हो गए, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि मैं अम्मी से बहुत करीब हूँ। अम्मी ख़त्म तो शायद मैं ख़त्म, और इन सबको पता था मैं अम्मी से बहुत ज़्यादा करीब थी। लेकिन पापा के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं एक्चुअली पापा के करीब थी। मतलब माँ से तो एक नेचुरल मोहब्बत होती है, शायद वो 9 महीने आपको पेट में रखती है, वो आपको जब पैदा चली जाती है है, तो फिर एक बाप की ढारस होती है, फिर वो जाता है तो मैं वो पापा सारी से ढारस कभी खत्म हो जाती है। उतनी क्लोजनेस मेरी नहीं रही जितनी आलिया की थी, लेकिन उतनी नहीं थी जितनी अम्मी के साथ मेरा रहता था। बहुत ज़्यादा मेरे हर चीज़ों पे पर्दा डालना या वो करना, वो पापा फिर डांट डूंट देते थे, पापा नाराज़ हो जाते थे। लेकिन मुझे रियलाइज उस दिन हुआ जब मैं जर्मनी से वापस आई और पापा हॉस्पिटल में थे और उनकी नज़र मुझ पे गई। सारे बच्चे उनके करीब थे और उन्होंने जिस तरह बच्चों की तरह मेरे लिए हाथ फैलाए और वो जिस तरह वो रोए थे, तो मुझे उस दिन रियलाइज हुआ कि मैं इनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट हूँ और मैं उनके लिए, क्योंकि मैं 1 महीने के लिए गई थी, मैं 10 दिन में लौटी हूँ, क्योंकि MRI कराया करके मैंने कहा नहीं सादिया तुम्हें आना होगा। जब पता चला कि उनको लिवर कैंसर है, और हमने बस अक्लमंदी ये की, शायद हम मैच्योर हो चुके हैं इस चीज़ को लेके काफ़ी। हमने पापा के ऊपर ना किसी को तजर्बा भी नहीं करने दिया। हमें डॉक्टर्स ने बड़े क्लियर कट बोल दिया कि ये बहुत एडवांस डिजीज़ है, हमें नहीं पता कि इसके लिए हमें क्या कीमो देनी होगी, क्या करना होगा। हमने कहा ना हमें वेंट पे डालना है, ना हमें इनकी कोई कीमो करानी है। जो अल्लाह ने दिन दिए वो रहने दें। और सब बच्चे ड्यूटी देते थे, बारी बारी हम बैठते थे। सुबह नाश्ता लेके जाती थी। प्लीज अल्लाह ताला आपको सब्र दे, और उन तमाम लोगों को जो कि हमारे अपने बिछड़ गए हैं अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमाए और उनकी बख्शिश फरमाए, जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। और हमें सब्र दे, क्योंकि सब्र तो फिर आ जाता है, हम अपने कामों में सब बिजी हो जाते हैं, लेकिन एक लम्हे के लिए मैंने अपनी दादी की तस्वीर अपने घर में लगाई हुई है। पहले मेरे कमरे में थी, अब एक और जगह पर लगी हुई है, और जैसे ही मैं एंटर होती हूँ तो सबसे पहले मेरी नज़र उन पर पड़ती है, चाहे मैं घर से जा रही हूँ चाहे मैं घर में आ रही हूँ। और वो एक हुक सी जो उठती है ना दिल में, वो कहती है कि अभी जख्म ताज़ा है, और फिर हम उसके ऊपर उसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि अगर उसको याद करना शुरू कर दें तो फिर आंसू नहीं रुकते। सही बात। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहेगा, देखते रहिएगा सतरंगी। कितनी अच्छी है तू, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ बच्चों की जान हो, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर सुकून थोड़ा सा पा जाती है माँ। फिक्र में बच्चों की कुछ इस तरह घुल जाती है माँ, नौजवान होते हुए बूढ़ी नजर आती है माँ। रूह के रिश्तों की ये गहराइयाँ तो देखिए, रूह के रिश्तों की ये गहराइयाँ तो देखिए, चोट लगती है हमें और
चिल्लाती है माँ। जाने कितनी बरसी रातों में ऐसा भी हुआ, बच्चा तो छाती पे है गीले में सो जाती है माँ। घर से जब दूर जाता है कोई नूरे नजर, हाथ में कुरान लेके दर पे आ जाती है माँ। दे के बच्चों को जमानत में रजाए पाक की, पीछे पीछे सर झुकाए दूर तक जाती है माँ। कांपती आवाज से कहती है बेटा अलविदा, सामने जब तक रहे हाथों को लहराती है माँ। वक्त आखिर है अगर परदेस में नूरे नजर, वक्त आखिर है अगर परदेस में नूरे नजर, अपनी दोनों पुतलियां चौखट पे रख जाती है माँ। प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज है, कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। साल भर में या कभी हफ्ते में जुमेरात को, साल भर में या कभी हफ्ते में जुमेरात को, जिंदगी भर का सिला एक फातिहा पाती है माँ। जिंदगी भर का सिला एक फातिहा पाती है माँ। बाद मरने के फिर बच्चों की खिदमत के लिए, बाद मरने के फिर बच्चों की खिदमत के लिए, भेस बेटी का बदल के घर में आ जाती है माँ। प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज़ है, कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। और माँ 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 माँ, ये लफ्ज़ ऐसा दिल से निकलता है और ऐसा दर्द के साथ निकलता है, और जब दर्द होता है हमेशा दर्द में निकलता है ना। और माएँ हमेशा अपने बच्चों के लिए दुआएं करती रहती हैं। मुझे आज भी यकीन है कि मेरी दादी जहाँ पे भी हैं मेरे लिए अभी भी दुआएं करती रहती हैं। मुझे जब कोई तकलीफ़ होती है मैं उनसे बात भी करती हूँ, बिल्कुल सुनते उनके पास भी जाती हूँ, और मुझे यकीन है कि वो अभी भी मुझे दुआएं देती ही होंगी। ज़ाहिर है मेरी माँ भी मुझे दुआएं देती है, अल्लाह मेरी माँ को बहुत बहुत सेहत दे। और मैं चाहती हूँ कि अब जिस तरह मैंने वो टाइम नहीं गुजारा दादी के साथ, और मैं 6 महीना उनसे दूर रही, और मैं इतनी बदकिस्मत हूँ कि मैं उनकी खिदमत भी नहीं कर सकी। उन्होंने मेरी सारी ज़िंदगी इतनी खिदमत की है। जब मैं क्योंकि उनके पास ज़्यादा रहती थी, तुम लोग तो जानते हो, बहुत अच्छी तरह तुम्हारी दादी से मिली भी थी मैं, और मुझे तुम्हारी अटैचमेंट का अंदाजा है। जब मैं रात को वो मेरे सर में हाथ फेरती रहती थी जब तक मैं सोती नहीं थी। सुबह मेरी आंख खुलती थी, वो दूध का गिलास हाथ में लेके खड़ी होती थी। मैं बीमार होती थी, मेरी आंख 4 बजे खुले, 5 बजे खुले, 6 बजे खुले, वो मेरे सर दबा रही होती थी। इतनी प्यार, इतनी मोहब्बत अचानक जब जिंदगी से चली आती है ना तो बड़ी तकलीफ होती है। वैसे दुनिया में प्यार करने वाले अपनी कदर भी नहीं बिल्कुल नहीं आती, तब नहीं आपको फोन आ रहे होते हैं, आप शायद बेजार हो, तो इसलिए जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट अम्मी को लेकर अगर कोई पूछे तो वो यही है कि मैं अलमीर को उस वक्त सुला रही थी दोपहर में, और वो इससे ना एक्चुअली प्रॉब्लम है, इससे फोन पे बात ज्यादा देर किसी से भी नहीं होती। तो मैं आधा दिन तो मेरा साइलेंट पे फोन पड़ा रहता है, भूल जाती हूँ उसको वापस करना। एक ये सिलसिला था कि अम्मी सुबह उठती थी, सब जो बेटियां ब्याहता हैं, बड़ी बाजी हो या ये हो, इनको फोन करना। अब ये क्या यार अम्मी रखे ना फोन, अभी से बात कर। अच्छा अभी ने पहले भी मुझे अच्छी तरह याद है, मोहसिन को कहती थी कि बेटा जरा आलिया को उससे बात करा दो, 10 दिन हो गए आवाज नहीं सुनी। मतलब मैं फोन वाली थी नहीं, मैं कहती थी इससे अच्छा मैं भाग के मिल आऊं। हाँ। और वो भाग का टाइम ही नहीं निकलता था मिलने का। सादिया आलिया अपने अब्बू के बारे में कुछ कह रही थी। हाँ, मैं पापा की एक बात बता रही थी, जब ये इतना प्यारा इसने वो गाना गाया माँ के लिए, और उसमें इसने जिक्र किया कि माँ लोरियां देती थी। अच्छा मेरे केस में ना थोड़ा सा डिफरेंट था सीन, वो ये था कि पापा लोरियां देते थे। मुझे अच्छी तरह याद है, पापा जब ऑफिस से आते थे ना और फ्रेशन अप होके बैठते थे तो वो एक गाना गाया करते थे, जो गाना मैंने पापा की डेथ के तीसरे दिन गाया, और जो मेरी बड़ी बहन और मैं इतना गले मिलकर फूट फूट के रोए। वो गाना पता नहीं आप लोगों ने सुना हो कि नहीं, लेकिन मैं जरूर शेयर करूंगी। एक मेरा चांद एक मेरा तारा आया है देखो, बादल का घोड़ा बैठेगा उस पे नन्हा सा जोड़ा, उड़ता फिरेगा खुली फिजा में, ठंडी हवाएं देंगी झरोका, रहे सलामत ता कयामत जोड़ा तुम्हारा, एक मेरा चांद एक मेरा तारा।
इन लोगों ने तो खैर अम्मी की लाडली अब्बा का प्यारा, बेटा कहते थे। हाँ। अच्छा, हमारे ये वाले सीन भी अलग था ना, अम्मी की लाडली नहीं थी, अम्मी के सारे लाडले थे और अब्बा की प्यारियां थी। तो जब सादिया पैदा नहीं हुई थी और जब ये आई दुनिया में, उससे पहले पापा कहते थे यार मेरी टीम कमजोर है, यार देख लें मेरी 2 बेटियां हैं, अब की ये हाँ मुझे बेटी चाहिए, और पापा की दुआओं से सादिया आई भी थी। मेरा और पेंदा भी मेरा है। गाना है ये बड़ी जन्नत बहन बहुत है और प्यारी सबसे छोटी अच्छा, और बेटी जब अम्मी तो किसी छेड़ते बात पे थे। कहती थी देखे मेरे बेटे ने ये कहते, कहते थे ज्यादा इतराओ नहीं, पेंदा भी मेरा है और ढक्कन भी मेरा है, बीच में जो मर्जी करते रहो। बाकी बेटियां बहुत अटैच होती हैं। बाप मेरे फादर ने feeling एक्चुअली पूरी फैमिली को ये लेसन दिया कि बेटियां एक्चुअली कितनी इम्पोर्टेंट हैं। बिल्कुल। मेरे जब भाई हैदर की ट्विंस बेटियां हुई और समीना थोड़ा सा एनेस्थीसिया में थी, उसके एक आंसू से गिरा, मैं उसका हाथ पकड़ के बैठी हुई थी, मैं अपनी उस भाभी से भी बहुत क्लोज attached। क्योंकि साथ रहती थी। तो उसने एक जुमला बोला और मुझे इतना अजीब लगा, ये क्यों बोला इसने? कहती है बेटियां हैं, हाँ सब खुश हैं। मैंने कहा समीना इससे ज्यादा खुशी नहीं हो सकती कि जब हमें इत्तला मिली है और हम एक्साइटेड होकर निकलना चाह रहे हैं घर से, तो पापा साहब कह रहे 1 मिनट रुक जाइए, वजू किया, 2 नफल शुक्राने के पढ़े कि मेरी टीम में 2 बेटियों का इजाफा हुआ है। सीना चौड़ा करके मिठाई बटी थी बेटियों की कि हमारे खानदान वाले कह रहे थे कि अब तो पहला बच्चा आया है, इन लोगों के ये पागल वागल हो गए, मतलब दीवाने से हो गए थे हम लोग, मिठाइयां बांट रहे हैं। बेटियां बहुत प्यारी होती हैं, बहुत और प्यारी। बेटियां करती हैं एक्चुअली, क्योंकि मसला वो देर तक सपोर्ट रहती है। एक्सप्रेसिव शायद इतने नहीं होते, वो भी उतना ही प्यार करते हैं होंगे, बेचारे, लेकिन वो नहीं कर पाते। हमारे घर में भी उल्टा है साहब का, सारे क्योंकि लड़के थे, तो अब अम्मी के बाद मुझे बहुत होता है कि मेरी कोई बड़ी बहन होती। और वो एक जैसे फीमेल सादिया थी ना, कह रही थी ना कि उनको बाद में एहसास हुआ कि अब्बू से एक्चुअली वो कितना क्लोज थी, कि अब्बू हमारे बहुत गुस्से वाले हैं, तो हम लोगों में इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि हम लोग उनसे फ्री बड़े गुस्से वाले थे। होकर बात करें। तो एक्चुअली उनसे भी अम्मी क्लोज थी, और मेरी दादी थी जिन्होंने अम्मी के साथ ही हमें सबको पाला। एक्चुअली पुप्पी थी लेकिन हम उनको दादी कहते थे, और चचा थे जो अब्बू से बहुत क्लोज थे, तो वो तीनों उनके सामने ही होते थे हर वक्त। तो हुआ ऐसा कि अचानक से विद इन 6 months उनकी एक साथ डेथ हुई है। अच्छा ऐसा था कि दादी आईसीयू में थी, अम्मी सीसीयू में थी जियाउद्दीन के। इस तरह हमारा वो 3-4 months जो गुजरे हैं ना, स्ट्रेसफुल। और उसके बाद वो भी अकेले हो गए, मैं भी अकेला हो गया क्योंकि बाकियों की शादी हुई है। तो फिर हम लोगों में अटैचमेंट हुई है अब्बू और मुझ में, क्योंकि मैं जब भी फ्री होता हूँ तो पूरा दिन उनके साथ बैठा रहता हूँ। और बल्कि मैं ये भी कहूँगी कि बहुत खुशकिस्मती की बात है कि सलमान जो है अपने अब्बू की बहुत खिदमत करता है माशाल्लाह। उनको उनका हर काम करना, क्योंकि अब्बू ज़्यादा चल फिर नहीं सकते, उनको वॉशरूम लेके जाना, उनको खाना खिलाना, अपने हाथ से खाना खिलाना, उनके मुंह में खाना डालना, निवाला डालना, ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है, क्योंकि माओ की कल ही खिदमत मैं उनको तो इतना मिस सब कर रहा था करते हैं। क्योंकि कल वो मायूं के घर पे चले गए, तो मैं उनको रोक रहा था मत जाएं भाई। सलमान, 15-20 आज दिन के मैं लिए। तुम्हारे अब्बू और उन तमाम बिल्कुल अब्बुओं के नाम आज एक छोटी सी नज़्म आप सबको डेडिकेट करती हूँ। बिल्कुल, पापा आपके लिए और आपके पापा के लिए भी। मेरा बाप कम नहीं मेरी माँ से, अजीज तर मुझे रखता है वो रगोजा से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं मेरी माँ से। वो माँ के कहने पे कुछ रोब मुझ पे रखता है, यही वजह है वो मुझे चूमने से झिझकता है। वो आशना मेरे हर कर्ब से, वो आशना मेरे हर कर्ब से रहा हर दम, जो खुल के रो नहीं पाया मगर सिसकता है। जुड़ी है उसकी हर एक हाँ मेरी हाँ से, जुड़ी है उसकी हर एक हाँ मेरी हाँ से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं मेरी माँ से। हर एक दर्द वो चुपचाप खुद पे सहता है, हर एक दर्द वो चुपचाप खुद पे सहता है, तमाम उम्र सिवाय मेरे वो अपनों से कट के रहता है। वो लौटता है कहीं रात गए देर दिन भर, वो लौटता है कहीं रात को देर गए दिन भर, वजूद उसका पसीने में ढल के बहता है। ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं मेरी माँ से। पुराना सूट पहनता है कम वो खाता है, पुराना सूट पहनता है कम वो खाता है,
मगर खिलौने मेरे सब वो खरीद के लाता है। वो मुझे सोए हुए देखता रहता है जी भर के, न जाने क्या क्या सोच कर वो मुस्कुराता है। मेरे बगैर थे सब ख्वाब उसके वीरान से, मेरे बगैर थे सब ख्वाब उसके वीरान से। ये बात सच है, मेरा बाप कम नहीं मेरी माँ से। ये बात सच है, आपका बाप भी कम नहीं आपकी माँ से। कदर कीजिए, जिनके वालिदैन जिंदा हैं, वक्त रहते अगर कदर करेंगे तो यकीन मानिए आप इस दुनिया में ही जन्नत पा जाएंगे। हमारे केस में तो बिल्कुल 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 100% सही है। फादर ने हम लोगों के साथ वो अटैचमेंट रखी जो वाकई माओ की होती है। बाजी पापा के साथ सोई, जैसे बच्चा माँ के साथ सोता है, मैं अपने फादर के साथ। रातों में जैसे बच्चा पी के लिए उठता है तो माँ उठती है ना, जैसे मैं उठती हूँ अलमीर के लिए। लेकिन मुझे याद है कि मेरे साथ पापा उठ के वॉशरूम जाते थे और वो आज तक अब मेरा किस्सा सुनाया करते थे कि पीस ने करनी नहीं है, करवटें लेती थी, मैं उठा के बैठा दिया तो वहां बैठी हुई ने कहा ABCD पढ़ना शुरू नींद में। मैंने कहा इतना स्ट्रेस देते थे तालीम का बच्चे को, तो यही करना था। मगर फादर ने वाकई वो किरदार निभाया है जो ट्रूली फादर का होना चाहिए। अच्छा, मेरी माँ दिन भर थकती है, अगर रात को बात नहीं थी, हेल्प दे देगा कोई बात नहीं। छोटी सी ब्रेक प्लीज ब्रेक ले लें। है तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ बच्चों